जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आपने परसों नरेंद्र मोदी का वाराणसी में रोड शो और नामांकन देखा होगा। जनता का पागलपन और स्नेह भी देखा होगा। बहुत कुछ उसमें ऐसा था जो अभूतपूर्व था, और ऐसा भी नहीं कि यह सिर्फ काशी में दिखा हो। पटना से कर्नाटक तक और पश्चिम बंगाल से मुंबई तक, जहां भी उनका रोड शो हुआ, जनता की दीवानगी देखते बनती थी। 10 साल बाद किसी नेता के लिए ऐसा उत्साह, ऐसा पागलपन शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप सभी प्रधानमंत्री पद पर बैठे लोगों को याद कर लीजिए और बताइए कि तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री चुनने के लिए जनता में कैसा रिएक्शन था। अव्वल तो कोई चुना ही नहीं गया, और नेहरू ने कैसे चुनाव जीते वो कहानी तो हम आपको बताते ही रहेंगे। मतलब ये कि मोदी जी द्वारा हमारे देश में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, जिसके हम सब साक्षी हैं। अब इसी के सापेक्ष आप देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को देखिए। उनके नेता भी टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। किस लिए? दाढ़ी बनवाने के लिए। रायबरेली में राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें वह दाढ़ी सेट कराते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें एक लालगंज में न्यू मुंबा देवी हेयर कटिंग सैलून की बताई जा रही हैं। लालगंज में राहुल गांधी सभा समाप्त करके जा रहे थे, तभी न्यू मुंबा देवी हेयर कटिंग सैलून पर उनका काफिला रुक गया। यहाँ राहुल गांधी ने सैलून में जाकर अपनी दाढ़ी सेट कराई और बाद में उनके साथ ग्रुप फोटो ली। इस दौरान सैलून पूरी तरह सुरक्षा के घेरे में रहा और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। बताया जा रहा है कि राहुल दाढ़ी सेट कराकर जब बाहर निकले तो बाहर कुछ युवक खड़े थे। उनमें से किसी ने उन्हें प्रधानमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। तो आप जानते हैं राहुल ने क्या किया? राहुल ने अपनी जेब से टॉफी निकालकर उस युवक को भेंट की। मतलब राहुल गांधी अभी तक टॉफी ही खाते हैं और उसे अपनी जेब में रखते हैं। जब 52 साल की उम्र में किसी व्यक्ति का ऐसा व्यवहार या तौर तरीका दिखे तो आप उसे कितनी गंभीरता से ले सकते हैं। आगे भी सुनिए। राहुल गांधी की दाढ़ी ट्रिम करने वाले मिथुन ने बताया कि जब राहुल गांधी ने उससे पूछा कि मुझ पर कौन सी दाढ़ी अच्छी लगेगी, तो मैंने कहा कि आपकी 5 से 6 नंबर दाढ़ी है, आप कहे तो 1 नंबर से बना दूं। उन्होंने कहा ठीक है, बना दो। इसके बाद वो करीब आधा घंटा वहां बैठे रहे, फिर उसे रुपए दिए, फोटो खिंचवाई और निकल गए। हमारे यहाँ यूपी में इसे लवंडपन कहा जाता है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि वो अधेड़ अवस्था में लवंडपन करके देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सोचिए क्या दुर्भाग्य है उस पार्टी का जिसे ऐसा नेता मिला है, और जैसा नेता वैसे अनुयायी, यह तो आप सबको पता ही होगा। केवल राहुल को ही सपने नहीं आते, बल्कि उनके नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी दिन में ही सपने आते हैं, और वो इसे जनता को भी बताते हैं। उन्होंने रायबरेली की एक चुनावी सभा में कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं, बल्कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बाद अब रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं, और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। होने जा रहा है जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। अच्छा हुआ कि इंडी गठबंधन वालों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, वरना चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट जाता। राहुल के नाम पर लालू, ममता और केजरीवाल पहले ही ना कर चुके हैं। कांग्रेस उन्हें पार्टी का अध्यक्ष तो बना नहीं पा रही है, फिर प्रधानमंत्री कैसे बना सकेगी? वैसे इनकी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, इसके लिए आपको इस चुनावी सभा की तस्वीर बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी, जहां कुर्सी पर सबसे आगे 4 लड़के बैठे हों और 8 लोग किनारे खड़े होकर सुन रहे हों। उस सभा की बात तो बस बोलने वाला ही सुनेगा, लेकिन ऐसी मूर्खता की बातें कांग्रेसी करते क्यों हैं, यह समझ में नहीं आता। सारा देश छोड़कर भाई बहन रायबरेली में बैठे हुए हैं और अपनी सीट के लिए प्रचार कर रहे हैं। आपने कभी किसी बड़े नेता को देखा कि वो अपनी ही सीट के प्रचार में हफ्ते 10 दिन का बहुमूल्य समय निकाल दे? अमित शाह कितनी बार गए गांधीनगर प्रचार करने, या मोदी जी कितनी बार काशी में प्रचार करने के लिए गए हैं?
यहाँ प्रियंका गांधी को पूरे देश में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन वो एक हफ्ते से रायबरेली में बैठी हैं और अभी एक हफ्ता और रहेंगी जब तक वोट नहीं पड़ जाता। मतलब पूरा कुनबा एक सीट जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है। बाकी भले ही पूरे देश में 20 सीटें मिलें, लेकिन ये सीट अब इज्जत का सवाल बन गई है। रायबरेली में कांग्रेस की क्या दशा है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ राहुल गांधी के लिए सिर्फ सोनिया गांधी का आशीर्वाद पर्याप्त नहीं हो रहा है, उन्हें सचिन पायलट का भी भरपूर साथ चाहिए। यही वजह है कि कांग्रेस के सभी बचे हुए दिग्गज नेता यहाँ लगातार राहुल के प्रचार के लिए आ रहे हैं। इससे सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सचिन पायलट, गहलोत और भूपेश बघेल जैसे नेता इस हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट पर इतने एक्टिव क्यों हैं? दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की हार कांग्रेस को भूली नहीं है। ऐसे में कांग्रेस रायबरेली में किसी तरह का चुनावी उलटफेर नहीं चाहती है और भाजपा ने तो तय कर रखा है कि राहुल को यहाँ से हराना ही है। अमित शाह ने बड़े बेहतरीन अंदाज में आज तक की अंजना ओम कश्यप को जवाब दिया, सुनिए। अमेठी नहीं, वो रायबरेली से लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है वहां से भाग गए। इस पर आपका क्या नजरिया है? उनकी मां की सीट थी। देखिए, कोई भी सीट मां या बाप की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है। गांधी परिवार ने आप लोगों को भी आदत डाल दी है, मां की सीट थी, बाप की सीट थी, इसकी सीट थी, वो तो जनता तय करती है जी। कैसे मां की सीट थी? इटली से लेकर आए थे क्या? कोई सीट किसी की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है कि यहां से कौन उनका जनप्रतिनिधि होगा। मगर राहुल गांधी के रायबरेली में एक सैलून में दाढ़ी बनवाने को देखकर कुशीनगर की एक घटना याद आती है, वो भी आज आपको बताते हैं। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, वह प्रधानमंत्री थी और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार थी। बाबू बनारसी दास मुख्यमंत्री थे। इंदिरा गांधी की आंखों में बाबू बनारसी दास की सरकार रेत की तरह चुभ रही थी। वह चाह कर भी अपने गृह प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बना पा रही थी। उन्हें यह दुख था कि आज उत्तर प्रदेश में मेरे रहते हुए जनता पार्टी की सरकार क्यों है, और इंदिरा गांधी किसी न किसी बहाने बाबू बनारसी दास की सरकार को बर्खास्त करना चाहती थी। और यह पूरी बात आज जो कांग्रेसी मोदी को तानाशाह कहते हैं, उन्हें ज़रूर जाननी चाहिए। उसी समय कुशीनगर जिले के कप्तानगंज के पास नारायणपुर में एक बुजुर्ग महिला बसर कालिया को एक बस ने टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई। बसर कालिया के बेटे और बहू पहले ही गुजर चुके थे। वह अपने पोते और एक पोती सोनकेशिया का पालन पोषण कर रही थी, यानी अब उसके पोते और पोती सोनकेशिया अनाथ हो गए थे। तुरंत ही इंदिरा गांधी विशेष विमान से नारायणपुर पहुंची और सोनकेशिया को गोद में लेकर कहा कि अब यह मेरी बेटी है और मैं इसे गोद लेने का ऐलान करती हूँ और यह मेरे साथ दिल्ली में रहेगी। इसकी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। और इंदिरा गांधी ने इसी बस एक्सीडेंट को मुद्दा बनाकर बाबू बनारसी दास की सरकार को बर्खास्त कर दिया। सोचिए तानाशाही का आलम। इंदिरा गांधी सोनकेशिया को अपने साथ विमान में दिल्ली ले गई, 3 मूर्ति भवन जहां वह रहती थी। वहां पूरी दुनिया की मीडिया को बुलाया गया, वहां फोटो शूट हुआ और इंदिरा गांधी ने उसे अपनी बेटी घोषित कर दिया। और 15 दिनों के बाद चुपचाप 2 कांग्रेसी नेता सोनकेशिया को दिल्ली से ट्रेन में बिठाकर गोरखपुर ले आए और गोरखपुर से बस में बिठाकर नारायणपुर गांव में छोड़कर चले गए, क्योंकि इंदिरा गांधी का मकसद पूरा हो गया था। अब 3 दशक तक सोनकेशिया गांव में भीख मांगकर मजदूरी करके अपना गुजारा करती रही। जिसे पूरी दुनिया ने इंदिरा गांधी की बेटी घोषित किया था, उसने 3 दशक तक मजदूरी और भीख मांगकर अपनी गुजर बसर की। और जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, तब उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया गया और उसके यहाँ शौचालय बना। आप लोग गूगल पर इस घटना को सर्च करिए और सोचिए कि यह कांग्रेसी और यह नीच गांधी परिवार कितना बड़ा धूर्त है। और इस परिवार का सिर्फ एकमात्र मकसद है कि किसी भी तरह भारत की सत्ता में रहना, सत्ता का मौज उठाना, और सत्ता के लिए यह परिवार किसी भी हद तक जा सकता है।
राहुल ने रायबरेली से अपने परिवार का रिश्ता बताते हुए परदादा नेहरू, दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी का नाम लिया, लेकिन अपने दादा फिरोज का जिक्र नहीं किया, जबकि वो रायबरेली के पहले सांसद थे। 1952 और 1957 में वो 2 बार यहाँ से चुनाव जीते थे। सवाल यह है कि फिरोज गांधी के नाम से इस परिवार को शर्म क्यों आती है? उसी रायबरेली में उनका नाम हमेशा के लिए मिटा क्यों दिया गया? चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी से कपड़ों का हिसाब पूछ रहे हैं। सुनिए जरा। ये दिन में 3 बार सूट बदलते हैं। एक सूट की कीमत 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए। दिन में 3 पहनते हैं, महीने में 90 हो गए, 1.5 लाख रुपए की सैलरी है। तो ये इनके लिए सूट कौन खरीद रहा है, बूट कौन खरीद रहा है, कहां से आ रहा है ये मीडिया कभी नहीं पूछेगी, कभी नहीं पूछेगी। मोदी जी को चोर और बेईमान साबित करने से अगर वोट मिलता तो चौकीदार चोर है के नारे के बाद कांग्रेस की ही सरकार बनी होती, न कि वह 50 सीटों तक सिमट जाती। आप फर्क देखिए, जहां नरेंद्र मोदी ने 50 से अधिक इंटरव्यू, 30 से अधिक रोड शो और सैकड़ों सभाएं कर डाली केवल चौथे चरण के चुनाव तक, वहीं राहुल को दाढ़ी बनवाने और मोदी के कपड़े गिनने से फुर्सत नहीं मिल रही है। और जब फुर्सत मिलेगी तो वो ऊंची जाति नीची जाति पर आ जाएगा, उन्हें बरगलाने और बहकाने लगेगा। वैसे रिजवान अहमद जी ने राहुल को बड़े अच्छे से लथाड़ा है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है वो बहुत गंभीर बात है। हर देशवासी को इसे सुनना चाहिए, जिससे कांग्रेस की हकीकत का पता चल सके। कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अब ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। क्या बोल रहा है ये आदमी, क्या बोल रहा है ये आदमी कि हम 50% लोग हैं, मेरे पास 2% धन है, मुझे मेरा 50% धन चाहिए। इस देश में आर्थिक आधार पर यह लूट मार करा सकता है, यह जस्टिफाई कर सकता है हाईवे रॉबरीज को कि एक गरीब ने एक अमीर को लूटा। यह जस्टिफाई कर रहा है एक तरीके से कि मुझे मेरा 50% चाहिए और आपको वो 50% दिया जाएगा। वो सरकार सुनिश्चित करेगी देना या तुम खुद लूट लो, लेकिन एक बार तुमने उसको बता दिया कि तुम्हारा पास 2% धन है और तुम्हारी आबादी 15% है, तो तुमने उसको इस देश का अमीरों से 15% लूटने का कम से कम दिमाग में एक बीज डाल दिया, एक कीड़ा डाल दिया, एक आइडिया डाल दिया कि मैं इसको लूट सकता हूं। ये आदमी देश को जाति के आधार पर सिविल वॉर में ढकेल सकता है। ये आदमी आर्थिक आधार पर आपके भारत को सिविल वॉर में ढकेल सकता है। इसके पागलपन की, इसकी फ्रस्ट्रेशन की, इसकी चिढ़ की प्रकाष्ठा बहुत ही खतरनाक होती जा रही है, राष्ट्र के लिए भी और इसके दिमागी संतुलन के लिए भी। ऐसी हरकतों के बाद अगर कांग्रेस को 30 सीट भी मिल जाती है तो हमारे देश के हिंदुओं का दुर्भाग्य ही है। उन लोगों की बुद्धि पर तरस आता है जो ऐसे जोकर में कोई नेता ढूंढते फिरते हैं और फिर उसे देश सौंपने का सपना देखते हैं। 4 चरण के चुनाव कांग्रेस को इतना हताश कर चुके हैं कि अब राहुल गांधी मांगने पर भी किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, कहीं रोड शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुरंत उनकी तुलना नरेंद्र मोदी से की जाएगी और राहुल फिर फिसड्डी साबित हो जाएंगे। तो बार बार बेइज्जती कराने से अच्छा है कि मीडिया के सामने आओ ही मत। अब सोचिए कि इस धारणा और सोच के साथ कांग्रेस कितनी दूर तक चल पाएगी। अपनी सच्चाई कांग्रेस को भी पता है, लेकिन अपने प्रधानमंत्री के सामने मुंह नहीं खोल सकते, ये बहुत बड़ी मजबूरी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।